Vimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग ये एक शब्द है। इसका मतलब होता है किसी के साथ धंधे की बात इस चतुराई से करना कि आपका फायदा हो। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया लल्लन टॉप, चतुराई से मुनाफा ही कमाना था तो इसके लिए घोड़ों को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? तो बात यह है कि घोड़ा खरीदना और बेचना बड़ी जटिल कला है। उसका मूल्यांकन बहुत मुश्किल होता है। देखकर दौड़ाकर कुछ अंदाजा तो लिया जा सकता है, लेकिन पैसा वसूल हुआ या नहीं ये घोड़ा खरीदने के महीनों बाद ही मालूम चलता है। और इसीलिए घोड़ा बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के पास एक दूसरे को चूना लगाने के पर्याप्त मौके होते हैं। यही कारण है कि जब होटल या रिजॉर्ट वाली राजनीति होती है, हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल होने लगता है। जितने पक्ष होते हैं इसी कोशिश में रहते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा हमारा हो। महाराष्ट्र की घटनाएं बस इस मामले में नायाब हैं कि घोड़ा खरीद कौन रहा है, इसकी जगह इस बात पर संशय ज़्यादा है कि घोड़े का मालिक कौन है। शिवसेना में अब तक ठाकरे परिवार का एक छत्र राज था। विधायकों से लेकर काडर ठाकरे परिवार के नाम पर ही लामबंद होता था। लेकिन अब शिवसेना के विधायक चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं और मुंबई के करीबी इलाकों में एकनाथ शिंदे के पोस्टर लग रहे हैं। जैसे इतना कंफ्यूजन कम लग रहा था तो संजय राउत ने एक क्रिप्टिक बयान भी दे दिया कि गुवाहाटी वाली शिवसेना अगर मुंबई वाली शिवसेना से आ मिले तो कुछ सोचा जा सकता है। उधर से गुवाहाटी वाली शिवसेना ने यह कह दिया कि उद्धव महाविकास अघाड़ी से अलग हों तो कुछ सोचा जा सकता है। 22 जून की रात की तस्वीर आपने देखी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमोशनल स्पीच के बाद इमोशनल कार्ड चला। मुख्यमंत्री आवास वर्षा को छोड़कर अपने घर मातोश्री चले गए। तगड़ी भीड़ जुटी। शिवसैनिकों ने रोते रोते गुवाहाटी कैंप को लानतें दी, लेकिन असर उल्टा हुआ। कल तक बागी शिवसेना विधायकों की संख्या जो 29 थी वो बढ़कर 35 हो गई। खबर आई कि 4-5 और विधायक मुंबई से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। चूंकि ऐसे मामलों में सारा खेल नंबर का हो जाता है, तो ताकत दिखाने के लिए बागियों के नेता एकनाथ शिंदे ने होटल से विधायकों के साथ एक वीडियो जारी कर दिया। पहले उसे देख लीजिए, फिर आगे की बात। नारे आपने सुने, अब नंबर जान लीजिए। यहाँ एकनाथ शिंदे के साथ कुल 42 विधायक बैठे हैं, जिसमें से 7 तो निर्दलीय हैं, बाकी 35 शिवसेना के विधायक हैं। 2/3 का आंकड़ा छूने के लिए 37 विधायकों की जरूरत होती है ताकि दल बदल कानून निष्प्रभावी रहे। अगर एकनाथ शिंदे ने 37 विधायक इकट्ठा कर लिए तो विधायकों पर कानून लागू नहीं होगा। यहाँ तक कि शिंदे समूची शिवसेना पर भी क्लेम कर सकते हैं। इशारा तो कल ही दिया जा चुका है कि जब उद्धव की तरफ से बनाए गए व्हिप को शिंदे गुट ने खारिज कर दिया था। शिंदे गुट का दावा है कि उसके पास 37 से ज्यादा विधायक हैं जो पार्टी पर उनका क्लेम मजबूत करते हैं। गुवाहाटी वाली शिवसेना की तरफ से हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी राह अलग करने का दावा भी किया गया था। दिलचस्प यह है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार भी गुवाहाटी में मौजूद हैं। इस पर सोशल मीडिया पर खूब चटकारे भी लिए गए। बीते दिनों वो ईडी के रडार पर रहे थे। सत्तार इससे पहले निर्दलीय राजनीति कर चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस से भाजपा में जाने की बात कर चुके हैं और 2019 से शिवसेना में हैं। सत्तार और गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में जमा दूसरे शिवसैनिकों की तरफ से उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा गया। मराठी में लिखे गए इस पत्र को एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। पत्र की शुरुआत में विधायक लिखते हैं, कल वर्षा बंगले के दरवाजे सच्चे अर्थों में आम लोगों के लिए खुले, देखकर आनंद हुआ। लेकिन यही दरवाजे पिछले 2.5 साल से शिवसेना के विधायकों के लिए बंद थे। आगे विधायक लिखते हैं कि बंगले पर ना मिल पाने वाले शिवसैनिक मंत्रालय यानी महाराष्ट्र सचिवालय के 6वें माले पर भी सीएम से नहीं मिल पाते थे, क्योंकि सीएम साहब वहां कभी आए ही नहीं। मिन्नतों के बाद वर्षा बंगले पर बुलाया जाता, लेकिन घंटों गेट पर खड़ा रखा जाता, फोन रिसीव नहीं किया जाता।
इसके बाद आता है एक वाक्य, मात्र याचवेली आम्हाला आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहेब यांचा दरवाजा उखड़ा होता। मतलब ऐसे में हमारे लिए एकनाथ शिंदे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। शिवसैनिकों ने इस बात की भी शिकायत की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग नियमित रूप से उद्धव से मिलते रहते थे और उनके काम भी लगातार पूरे हो रहे थे, फंड भी मिल रहा था। ऐसे में शिवसैनिक अपने लोगों को क्या जवाब देते? फिर जब आदित्य ठाकरे अयोध्या जाने वाले थे तब शिवसेना के दूसरे विधायकों को एयरपोर्ट से वापस क्यों बुलाया गया? इस खत की एक एक लाइन में तंज और शिकायत है और आखिर में यह भी लिखा गया कि 22 जून के फेसबुक लाइव में उद्धव ने जो कहा वो भावुक तो था, लेकिन उसमें बागी शिवसैनिकों के सवालों के जवाब नहीं थे। गुवाहाटी से सवाल आए तो जवाब मुंबई से भी आना था। गुवाहाटी में हुई गोलबंदी के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने भी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक हुई तो पता लगा कि बेटे आदित्य ठाकरे समेत 13 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा, या ये कह लीजिए कि 13 ही बचे हैं, जबकि 2019 में हुए महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीत कर आए थे। एक की मृत्यु हो चुकी है, बचते हैं 55 और उसमें उद्धव के खाते में 13 विधायक हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन विधायकों में उद्धव के बेटे और मौजूदा सरकार में मंत्री आदित्य भी शामिल हैं। इसके अलावा क्या बात है, ये सब आज मातोश्री में मौजूद रहे और जो नहीं आए मान लिया गया। बात यहीं पर है कि गुवाहाटी में है या गुवाहाटी वाले खेमे के साथ हैं, तो फिर उनके नाम संदेश जारी किया गया। सांसद संजय राउत ने यह बयान दिया, बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। इसके अलावा संजय राउत ने मराठी भाषा में दिए एक बयान में यहां तक कह दिया कि शिवसेना के विधायकों को गुवाहाटी से संदेश नहीं देना चाहिए, वे लोग मुंबई वापस आकर बात करें। अगर सभी विधायक चाहते हैं कि हम MVA गठबंधन से बाहर आ जाएं तो इस पर भी बातचीत होगी, लेकिन उनको आकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करनी होगी। एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद सभी विधायक अगर यहां आकर कहेंगे कि उनको एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना है तो हम सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आकर बात करें। मैं शिंदे और उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद विधायकों को आने वाले 24 घंटे का समय देता हूं। शिवसेना ने बागी विधायकों से बात करने के लिए MLC संजय राठौर के साथ 2 नेताओं का दल भी गुवाहाटी भेजा है। इसके साथ संजय राउत की तरफ से एक और दावा भी आया कि गुवाहाटी में मौजूद 21 विधायकों ने उनसे संपर्क किया है और जब वे मुंबई लौटेंगे तो वे शिवसेना के साथ ही खड़े होंगे। राउत के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बहुत जल्द वर्षा बंगले में वापस आएंगे। वर्षा सीएम का आधिकारिक आवास महाराष्ट्र के। अब संजय राउत ये बयान दे रहे हैं, दे दें, लेकिन शिंदे के पीछे खड़े होने वाले विधायकों की कतार दिन पर दिन लंबी होती चली जा रही है। अब वो इस स्थिति में हैं कि मुंबई में मौजूद आला कमान को रण से याचना के स्वर में आना पड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि शिवसेना अब कह रही है कि वो महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ को गठबंधन को छोड़ने के लिए तैयार है। महज 2.5 साल पहले की बात है जब संजय राउत इस गठबंधन की सरकार 50 साल तक चलाने की बात कर रहे थे। अब उनके इस बयान से एनसीपी और कांग्रेस का भरोसा भी हिल गया है। एनसीपी ने बैठक की इस सिलसिले में। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 पॉइंट्स निकलकर सामने आए। पहला, स्थिति को देखते रहें और वक्त आने पर उचित कॉल लें। दूसरा, असंतुष्ट विधायकों को साथ लाने में शिवसेना के साथ लड़ें। और तीसरा, इस पर विचार करें कि क्या संजय राउत के बयान के बाद MVA गठबंधन और सरकार में बने रहना चाहिए। इन सवालों के बीच एनसीपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल का बयान भी आया। उनकी तरफ से मराठी में दिए बयान में कहा गया, अगर संजय राउत सही हैं और गठबंधन से बाहर जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता शरद पवार से बात करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। हर पार्टी को अपने रास्ते पर चलने का अधिकार है, लेकिन अपने दिल की सुनने वाले अजित पवार
जब प्रेस के सामने आए तो उन्होंने कह दिया कि एनसीपी अंत तक उद्धव ठाकरे के साथ बनी रहेगी। ये भी कहा कि शिवसेना विधायकों की तरफ से फंडिंग में पक्षपात का जो आरोप लगाया गया वो सही नहीं है, क्योंकि एक मंत्रालय या विभाग या नेता किसी दूसरे के लिए जारी होने वाली निधि को रोक ही नहीं सकता। शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि बागियों को कीमत चुकानी होगी और जो होगा विधायकों के मुंबई आने के बाद होगा। उधर गठबंधन के तीसरे पार्टनर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। सुनिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व स्पीकर नाना पटोले की प्रतिक्रिया। देखो, इनमें क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। एक तरफ शिवसेना, एक तरफ एनसीपी और एक तरफ कांग्रेस, सबका अपना गेम है। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसका गेम सबसे बड़ा माना जा रहा है इस मंजर में। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इस बार हड़बड़ी के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो खिचड़ी के पूरी तरह पकने का इंतजार कर रही है। एक तस्वीर आई जिसमें कुछ नेता देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता देते नजर आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब भी बयान बिल्कुल सधे हुए आ रहे हैं। सुनिए। देखिए, इससे सभी को सबक लेना चाहिए कि अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जिस तरीके उद्धव जी बयान देते थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके प्रवक्ता मिस्टर राउत जिस प्रकार बयानबाजी करते थे, मैं समझता हूँ कि इसका राजनीति में, समाज के किसी भी क्षेत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। और ये उनके अहंकार के कारण सब कुछ हुआ है। अहंकार टूटा है। डेमोक्रेसी में विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विनम्रता से और सबका सम्मान करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग करें तो कोई जनता माफ़ नहीं करती। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बीजेपी फिलवक्त उसी मोड में है, क्योंकि पिछली बार अजित पवार के साथ जाकर गच्चा खा चुकी है। ये आज के दिन का अपडेट था। अब आ जाते हैं इनसाइट्स यानी अंदर की खबरों पर, जो धीमे धीमे सामने आ रही हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में हैं, तो क्या मान लें कि मातोश्री की सियासी ताकत खत्म हो गई। मातोश्री मतलब वो बंगला जहां बाल ठाकरे रहा करते थे और अभी उद्धव रहते हैं। ताकत कम होने का अंदाजा फिलहाल बचकाना होगा, क्योंकि राजनीति में फौरी आकलन दूसरे दिन औंधे मुंह गिर जाते हैं। मातोश्री का मतलब महाराष्ट्र के बाहर भले ही कम लोगों को पता हो, लेकिन महाराष्ट्र के शिव सैनिकों के लिए ये किसी मंदिर से कम नहीं है। अब सवाल है कि इन सब के बावजूद शिवसेना जैसी काडर बेस्ड पार्टी में ये नौबत कैसे आई। 21 जून के लल्लन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में संकट की आहट राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के वक्त ही देखने को मिली थी। लेकिन अब अंदर खाने की कुछ और जानकारी भी बाहर आई, जिसे हम कुछ बिंदुओं में आपके सामने रखेंगे। पहला बिंदु, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही शिवसेना का गढ़ भी, जहां शिवसेना का कट्टर कैडर बसता है। ऐसे में यहां से इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का सूरज जाना कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर था? सरकार के पास अपने विधायकों के मूवमेंट की जानकारी क्यों नहीं थी? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि महाराष्ट्र पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी एसआईडी ने करीब 2 महीने पहले ही सरकार को बता दिया था कि महाविकास अघाड़ी के 8 से 10 विधायक विपक्ष के संपर्क में हैं। विपक्ष का मतलब महाराष्ट्र के संदर्भ में भाजपा होता है। इस पर उद्धव सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ दिलचस्प ये भी है कि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। दिलीप वासले पाटिल गृह मंत्री हैं। क्या उन्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मिली सूचना की खबर नहीं थी? सभी विधायकों और मंत्रियों को महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई थी। सूत्रों के मुताबिक गुजरात बॉर्डर तक महाराष्ट्र पुलिस के जवान विधायकों के साथ ही थे। इस पर एनसीपी की तरफ से अजित पवार की सफाई भी आई। उन्होंने कहा, जो भूमिका कुछ लोग बना रहे हैं कि राष्ट्रवादी को लेकर, वैसा कुछ भी नहीं है। पर सवाल तो ये बना रहेगा कि इंटेल की सारी रिपोर्ट गृह मंत्री तक पहुंची क्या
और अगर पहुंची तो क्या वो मुख्यमंत्री को पास ऑन की गई या नहीं की गई। सवाल इसलिए है क्योंकि जो दिखता है राजनीति में होता उससे कहीं ज्यादा है। ये अभिधा का खेल नहीं है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। महाविकास अघाड़ी सरकार के चीफ आर्किटेक्ट शरद पवार ही हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं। पवार के पास लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संभवतः इसीलिए जो शिकायतें आज शिवसैनिक गुवाहाटी से कर रहे हैं उन्हें लेकर पवार ने उद्धव को पहले ही चेतावनी दी थी। सूत्रों ने दावा किया कि कुछ मौकों पर शरद पवार तक को मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला या इंतजार करना पड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि विधायकों और गठबंधन के नेताओं से मिलना जुलना शुरू करें, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। बात इस पर भी हो रही है कि क्या उद्धव ठाकरे का परिवार, उनकी किचन कैबिनेट, उनके घर के लोग, कई लोगों ने कहा कि उनकी पत्नी और उनके बेटे सुपर सीएम की तरह बिहेव कर रहे थे और शिवसेना के दूसरे नेताओं के साथ सलीके से पेश नहीं आ रहे थे, उनके काम में दखल दे रहे थे। ये बात आपको आगे के बिंदुओं में और स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, क्योंकि अब ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि बगावत से 2 दिन पहले शिवसेना के भीतर एक गर्मागर्म बहस हुई थी। एक तरफ थे एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ थे आदित्य ठाकरे और संजय राउत। वजह बनी विधान परिषद का चुनाव। शिंदे नहीं चाहते थे कि शिवसेना के अतिरिक्त वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिए जाएं। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं, जो भी खबर पर नजर रखते हैं। कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार चंद्रकांत हंदोरे ये परिषद का चुनाव हार गए। कारण यह था कि कम से कम 3 शिवसैनिकों और 3 कांग्रेसियों ने भी क्रॉस वोटिंग की। इन बातों से यह स्थापित होता है कि जो शिकायतें शिवसैनिकों ने अपनी चिट्ठी में लिखी थी वो पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं थी। हमने आज दिन भर के अपडेट आपको बता दिए, उन अपडेट्स के पीछे के कारण भी जान लीजिए। अब अपनी बात, कुल मिलाकर अगर इस क्राइसिस में महाराष्ट्र सरकार में मौजूद तीनों पार्टियों के स्टैंड को टटोला जाए तो 4 बातें समझ में आती हैं। पहली, कांग्रेस के नाना पटोले खुलकर इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। एनसीपी कह रही है बीजेपी की साजिश नहीं, ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है, और शिवसेना भी बीजेपी को खुलकर ब्लेम नहीं कर रही। सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री राज कर चुका है। इन सब के बीच बीजेपी ठहरे हुए पानी की हलचल का आनंद ले रही है। और मार्के की बात यह है कि शिवसेना में बगावत हुई है, लेकिन बागी विधायकों की तरफ से अब तक सरकार को गिराने का कोई औपचारिक प्रयास नहीं किया गया। औपचारिक प्रयास का मतलब विधायकों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल को चिट्ठी भेजना, जिसमें लिखना कि हमारा इस सरकार में कोई विश्वास नहीं रह गया। हो सकता है कि शिंदे सैनिक 37 के आंकड़े का इंतजार कर रहे हों और तब वो ये दावा कर सकते हैं कि हम अलग गुट हैं या हम ही असली शिवसेना है, और उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दें ताकि बहुमत का परीक्षण हो सके। वैसे दर्शक ये जान लें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोविड पॉजिटिव हैं। एक और जरूरी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो ये कि महाराष्ट्र विधानसभा में फिलवक्त कोई स्पीकर यानी अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के नाना पटोले स्पीकर थे, उनके इस्तीफे के बाद ये पद खाली है। असलियत यह है कि उसके लिए चुनाव ही नहीं कराया गया। अब ऐसे में एनसीपी के नरहरी झिरवर जो डिप्टी स्पीकर हैं वही स्पीकर का काम संभाल रहे हैं। यहां उनका रोल काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब तक एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता सदन थे। डिप्टी स्पीकर नरहरी ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को सदन में शिवसेना के समूह के नेता के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को ही शिवसेना ने शिंदे को पद से हटा दिया था। बागी शिंदे को भी डिप्टी स्पीकर से संपर्क करना होगा और अपने विद्रोही समूह को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग करनी होगी। अब यहाँ 2 सवाल हैं। क्या डिप्टी स्पीकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का समर्थन करेंगे ताकि सरकार बच जाए, या वो विद्रोही गुट को असली शिवसेना के रूप में स्वीकार करेंगे? सत्ता एक, संभावनाएं अनेक। जम्मू कश्मीर की तरह विधानसभा भंग करने का विकल्प भी मौजूद है। कोर्ट कचहरी के रास्ते भी खुले हैं, यानी मुंबई के समंदर में अभी कई बड़ी लहरों का उठना बाकी है। कल क्या हो खबर किसी को नहीं, पर कुछ जानकारी जरूर हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में 6 दिन के लिए बुकिंग की गई है। करीब 90 लोग होटल में ठहरे हुए हैं। इसमें शिवसेना और निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। विधायकों की संख्या बढ़ते देखते हुए होटल में कुछ और कमरों को खाली रखने के लिए कहा गया है। अभी होटल में 4 दिन की बुकिंग बाकी है, तो क्या ये मामला 4 दिन और चलेगा? और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब कर लिया गया है, यानी अभी इस पॉलिटिकल वेब सीरीज के कई एपिसोड रिलीज होने बाकी हैं। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब कुछ सुर्खियों पर गौर कर लेते हैं।
इसका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। आज इंदौर खंडवा रोड पर एक बस तकरीबन 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कम से कम 40 लोग घायल हुए और 5 की मृत्यु। कम से कम 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त बस में 50 से 60 यात्री मौजूद थे। इंदौर से खंडवा के रास्ते में भैरव घाटी पड़ती है, जहां घुमावदार रास्ते के कारण नियमित रूप से हादसे होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया है। दूसरी सुर्खी का संबंध द्रौपदी मुर्मू से है। आप जानते ही हैं कि उन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू 22 जून को दिल्ली आ गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुर्मू के नामांकन को भारत में समाज के सभी हिस्सों का समर्थन मिल रहा है। दर्शक जानते ही हैं, 22 जून को नवीन पटनायक ओडिशा के सभी विधायकों से पार्टी लाइन के परे जाकर मुर्मू के लिए वोट देने की अपील कर चुके थे। आज नवीन ने एक और ट्वीट किया, लिखा कि आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे बात की। इसके उपरांत ये तय किया गया कि पटनायक कैबिनेट के जगन्नाथ सराका और तुकनी साहू मुर्मू के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे और नामांकन पत्र पर दस्तखत भी करेंगे। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बीजू जनता दल तो संसद से लेकर विधानसभा तक मुर्मू का साथ देगी। फिर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार कह ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री से बात हुई और मुर्मू की उम्मीदवारी से नीतीश बहुत खुश हैं। इसका मतलब जेडीयू भी एनडीए उम्मीदवार का साथ देगी। ऐसे में मुर्मू का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। इंडिया टुडे से बातचीत में द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने कहा भी कि जो भी उनकी मां को एक बार जान गया वो उन्हें वोट जरूर देगा। इतिश्री की तरह ही भाजपा को भी उम्मीद है कि मुर्मू की उम्मीदवारी पर वो और भी दलों को राजी कर सकती है। इसलिए गैर एनडीए दलों के साथ चर्चाओं का दौर अब भी जारी है। तीसरी सुर्खी का संबंध है असम में आई बाढ़ से। बीते 24 घंटों में कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 4 बच्चे हैं। इसके साथ इस साल बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावितों की संख्या अब करीब 55 लाख हो गई है। इनमें से 2.25 लाख लोगों को सरकारी आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी। केंद्र और असम सरकार की तरफ से हर संभव एजेंसी को मदद के लिए लगा दिया गया है, लेकिन बाढ़ का विस्तार पूरे सूबे में है और ब्रह्मपुत्र अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसलिए त्वरित राहत की उम्मीद नहीं है। ये थी सुर्खियां। अब विदा से पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो चेन्नई से आया है। आज एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल मीटिंग चल रही थी। पार्टी के कोऑर्डिनेटर ओ पनीरसेल्वम मंच पर बोलने गए तो पार्टी काडर ने ही शोर मचा दिया। इसके बाद पनीरसेल्वम अपने समर्थकों के साथ बाहर चले गए। बीते दिनों से हमारा ध्यान कभी राजस्थान तो कभी महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर लगा है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति भी दिलचस्प बनी हुई है। सरकार चला रही है डीएमके, भाजपा अपने लिए जगह तलाश रही है और जो प्रमुख विपक्षी दल था वो दोफाड़ होने की कगार पर है, क्योंकि पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी दोनों पार्टी पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, जबकि कैडर चाहता है कि नेतृत्व को लेकर बात स्पष्ट हो। पर दिक्कत यह है कि कोई भी नेता अपनी दावेदारी से पीछे हटना नहीं चाहता। ये था आज का लल्लन टॉप शो। अब लेते हैं विदा। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।